Hello everyone, this is Preet Kamal. Today we will be discussing about the electronic devices and circuits subject, and the topic of today is the tuned amplifiers. जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट्स, तो उसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, जो सिंपल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट्स होते हैं तो उनके एडवांटेजेस जो हैं वो हमारे पास क्या है, द यूजेज ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट्स। अगर हम रिएक्टिव कंपोनेंट्स यूज करते हैं लाइक एल एंड सी यूज करते हैं तो पावर लॉस जो है वो रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो एम्पलीफिकेशन है, जो ट्यून्ड एम्पलीफिकेशन है वो एफिशिएंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी जो एम्पलीफिकेशन है वो पॉसिबल हो पाती है। देन द सिलेक्टिविटी एंड एम्पलीफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हाई हो जाती है बाय प्रोवाइडिंग हायर इम्पिडेंस एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, जैसे हमें पता है कि हम अगर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स यूज करते हैं तो उनमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, राइट। जो सीरीज इम्पिडेंसेस हैं, जो सॉरी सीरीज रेजोनेंस सर्किट्स हैं, उनके अंदर जो आपका करंट है वो हाई होता है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो जब इम्पिडेंस हाई मिलने की वजह से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, जिस तरह से भी हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, क्योंकि इसीलिए हम लोग उसमें यूज करते हैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, क्योंकि उस वजह से हमारी सिलेक्टिविटी यानी कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने की कैपेबिलिटी और एम्पलीफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो जाती है, राइट। तो जो स्मॉल कलेक्टर सप्लाई जो हम वीसीसी प्रोवाइड करते हैं, तो उसी से हमारा काम जो है वो चल जाता है, हमारी एम्पलीफिकेशन हो जाती है, बिकॉज इट इज द लिटिल रेजिस्टेंस इन पैरेलल ट्यून सर्किट। क्योंकि जब हम पैरेलल ट्यून सर्किट की बात करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा लो होती है अदरवाइज, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज एडवांटेजेस। तो इस वजह से दे आर नॉट एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ हाई रेजिस्टिव कलेक्टर लोड। तो ये वाली एडवांटेजेस नहीं आ पाएंगी ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट्स में अगर जो कलेक्टर लोड है वो हाई रेजिस्टेंस का होगा, राइट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो किस तरह से हमारा सर्किट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है हमारे सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट का या सिंपल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट का। तो पहली बात क्या है कि एक एम्पलीफायर एफिशिएंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कब वर्क कर रहा होता है, जब उसका गेन जो है हाई हो, राइट। अगर एम्पलीफायर एम्पलीफायर का मतलब क्या है, एम्पलीफिकेशन करना। तो अगर उसका गेन हाई होगा दैट मीन्स कि उसने अच्छे तरीके से एम्पलीफिकेशन की है, और जो गेन है वो डिपेंड करता है एक फैक्टर पे जिसका नाम है बीटा, जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, ठीक है। उसके अलावा वो इनपुट इम्पिडेंस पे डिपेंड करता है जो आपका गेन है। उसके अलावा वो कलेक्टर लोड पे डिपेंड करता है, ये कलेक्टर साइड पे कितना लोड लगाया गया है, राइट। तो जो कलेक्टर लोड है वो ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट में वो तो हमारा ट्यून सर्किट है, राइट। तो इस वजह से जो हमारा वोल्टेज गेन है उसे अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या बन जाता है, बीटा जी सी डिवाइडेड बाय जी इन। तो जी इन हो गई आपकी इनपुट इम्पिडेंस, बीटा हो गया आपका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, और जी सी हो गया आपका जो आपने कलेक्टर साइड पे लोड इम्पिडेंस लगाई है, यानी कि ट्यून्ड सर्किट लगाया है, अफेक्टिव कलेक्टर लोड जो लगाया है, राइट। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यून्ड एम्पलीफायर। जो आपका जी सी है, जो अफेक्टिव कलेक्टर लोड है, वो डिपेंड करता है आपके ट्यून्ड एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, राइट। और जी सी जो है वो मैक्सिमम कब होता है, जब आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे होते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हेन एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्स सी। द गेन ऑफ द फायर जो होता है वो एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपका जो गेन है एम्पलीफायर का वो मैक्सिमम होता है। एक और टर्म जो हम लोग यूज करते हैं इस ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द बैंडविड्थ। जो बैंडविड्थ है वो बेसिकली क्या होती है, बैंडविड्थ हमें पता है, हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि रेंज ऑफ frequencies है at which the voltage gain of the tuned amplifier falls to 70.7% of the maximum gain। जब हमारी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की जब हम बात करते हैं तो बैंडविड्थ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे आपका सर्किट जो है वो वर्क कर सकता है, राइट। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है, मींस 1 किलो हर्ट्ज से लेके 10 किलो हर्ट्ज तक आपका सर्किट वर्क कर सकता है, या 1 से 5 तक वर्क कर सकता है, या 2 से 4 तक वर्क कर सकता है, वट एवर द रेंज इज, ठीक है। तो वो जितनी रेंज होती है एट विच द वोल्टेज गेन ऑफ द ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट, वो रेंज भी कौन सी, जहां पे आपका जो वोल्टेज एम्पलीफायर का गेन है इट फॉल्स टू 70.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। एज यू कैन सी हेयर, अगर हम मैक्सिमम पॉइंट पे
फ्रीक्वेंसी की बात करें तो से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ये मैक्सिमम इम्पिडेंस जो हमें इस पोजीशन के ऊपर मिल रही है। लेकिन अगर हम बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं और अगर हम मैक्सिमम पॉइंट पे इस बैंडविड्थ को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा स्मॉल आएगी, बहुत ज़्यादा नैरो आएगी। तो हम लोग कौन सा पॉइंट कंसिडर करते हैं? 0.707 ऑफ द मैक्सिमम, या 3 dB डाउन वाला पॉइंट, या 70.7%, वन एंड द सेम थिंग है सारा कुछ, ठीक है। वो पॉइंट हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अब उस पॉइंट को सिलेक्ट करने का रीजन क्या है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जब हम लोगों ने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ा था, कि हम 70.7% वाली जो रेंज है उसको क्यों सिलेक्ट करते हैं, या 3 dB डाउन वाली रेंज क्यों सिलेक्ट करते हैं? बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट द ऑडियो सिग्नल्स, तो हमारे जो कान हैं वो उस साउंड सिग्नल में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। जो साउंड सिग्नल हमें 100% लेवल पे मिल रहा होता है, या 3 dB डाउन यानी कि 70.7% के लेवल पे मिल रहा होता है, हमारे ईयर्स इन दोनों पॉइंट्स पे मतलब इस पूरी रेंज में, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जितना भी ऑडियो सिग्नल, जितना भी साउंड सिग्नल हमें मिल रहा है, उसे एग्जैक्टली सेम कंसिडर करते हैं। इट कैन नॉट मेक डिफरेंस बिटवीन दीज टू लिमिट्स। तो उसके लिए वो मैक्सिमम पॉइंट और ये वाला पॉइंट 70.7% वाला पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, उसमें उनमें डिफरेंस समझ में नहीं आता है। लेकिन इस पॉइंट पे हमें बेनिफिट क्या होता है इस पॉइंट को कैलकुलेट करने का? बिकॉज इस पॉइंट पे हमारी जो बैंडविड्थ है वो यहाँ पे हायर पॉइंट के कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा मिलती है। यू कैन सी यहाँ पे हमें अगर हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पे तो क्या मिलेगी? एफआर ही मिलेगी, तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज नहीं मिलेंगी हमें। लेकिन अगर हम 70.7% वाला पॉइंट लेते हैं तो उसमें गेन में हमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, उसमें हमें साउंड क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, साउंड के लेवल में हमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? पॉजिटिव साइड पे। पॉजिटिव साइड पे क्या? बैंडविड्थ में हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो दैट इज वाई हम ये पॉइंट हमेशा कंसिडर करते हैं टू कैलकुलेट द बैंडविड्थ, राइट? So this bandwidth is calculated from ranges from f1 to f2, जिसमें fr जो है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और f1 और f2 जो हैं आप लोगों की वो हमारी बैंडविड्थ को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो जो बैंडविड्थ है हमारे ट्यून्ड एम्पलीफायर की, इट डिपेंड्स अपॉन क्यू फैक्टर आल्सो ऑफ द एलसी सर्किट। क्यू फैक्टर मींस द क्वालिटी फैक्टर दैट इज अपॉन द शार्पनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो क्वालिटी जितनी ज्यादा होगी, शार्पनेस उतनी ही ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की। और इसी वजह से जो क्वालिटी है, मींस जो क्यू फैक्टर है, जो क्वालिटी फैक्टर है और जो बैंडविड्थ है, वो दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो जितनी क्वालिटी ज्यादा होगी उतनी बैंडविड्थ लो होगी, और जितनी क्वालिटी लो होगी तो उतनी बैंडविड्थ ज्यादा होगी। तो दैट इज वाई हमें जब क्वालिटी और बैंडविड्थ की हम बात करते हैं तो वी हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द टू। उन दोनों के बीच में हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है। जब हम क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी फैक्टर जो है इट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, राइट? सो इन जनरल अगर हम प्रैक्टिकल सर्किट्स की बात करें तो जो क्यू फैक्टर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू 1/2 बाय अंडर द रूट एल सी। सो दैट मीन्स कि जो क्यू फैक्टर है वो बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड अलोंग विद दैट एल और सी, इन दोनों के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ द सर्किट जो है वो क्या होगी, राइट? तो इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं हमारे, दिस वाज अबाउट द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट एंड दिस वाज अबाउट द जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, हमारा सर्किट किस तरह से वर्क करता है, हमारी बैंडविड्थ जो है वो किस तरह से वर्क कर रही है, उस पर डिपेंड कर रहा है सारा कुछ, राइट? तो इसलिए जैसे हम लोगों ने अब डिस्कस किया था अबाउट द सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट्स, राइट? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर।
सो दिस इज द डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट। जैसे कि हमने सिंगल ट्यून के बारे में डिस्कशन करी थी, तो सिंगल ट्यून सर्किट में भी सिंपल सर्किट इसी तरह से यूज हो रहा है। वीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसे, राइट, इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, R1 R2 है, इनपुट कैपेसिटर है, RECE है, बाइसिंग स्टेबलाइजेशन, वो सारा कुछ एज इट इज काम कर रहा है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि जब हम सर्किट लगा रहे हैं एल और सी का, टैंक सर्किट लगा रहे हैं या ट्यून सर्किट लगा रहे हैं, तो हम सिंगल ट्यून सर्किट नहीं यूज कर रहे हैं इसके अंदर, डबल ट्यून सर्किट यूज कर रहे हैं, दो टैंक सर्किट्स यूज कर रहे हैं इसके अंदर। और जो हमारे दो एल्स हैं दे आर म्यूचुअली कपल्ड टू ईच अदर, और दो जो कैपेसिटर्स हम लोगों ने लगाए हैं पैरेलल के अंदर, दोनों पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए हैं। एल और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया है क्योंकि हमें हाई इंपेडेंस चाहिए, हाई इंपेडेंस की वजह से हमें हाई क्वालिटी फैक्टर मिलता है, दैट इज रिक्वायर्ड, राइट। और जो कैपेसिटर्स हैं वो यहाँ पे वेरिएबल बनाए गए हैं ताकि हम फ्रीक्वेंसी को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकें। अगर हम किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे नहीं वर्क करना चाहते हैं, कुछ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के एग्जांपल दी थी कि हम उसको रेडियो को, अगर रेडियो पे हम लोग कोई भी सिग्नल, कोई भी साउंड सुनते हैं, कोई भी एफएम का कोई पर्टिकुलर जो आपका चैनल है, अगर हम वो सुनते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉरी, चेंज कर सकते हैं उसको, राइट। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। तो दिस वाज अबाउट दिस डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट। तो हम इसमें दो ट्यूनिंग सर्किट्स जो है इसको यूज कर रहे हैं, और लेकिन ये दोनों ही सिंगल फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होंगे, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कपल्ड हैं। और इसे हम बेसिकली यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट है आपका, उसमें देयर आर सम लिमिटेशंस जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, कि जो आपका सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो उसको कवर अप करने के लिए हम इसे यूज करते हैं यहाँ पे डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट को, कि जो प्रॉब्लम थी पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी की, कि वो इनस्टेबल हो जाता है सर्किट, तो वो चीज जो है वो कवर हो रही है डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट के अंदर, क्योंकि इसमें हम दो ट्यून सर्किट यूज कर रहे हैं, एक कलेक्टर साइड पे L1 और C1, और दूसरा हम यूज कर रहे हैं आउटपुट साइड पे L2 और C2। तो वो जो चेंज होगा कपलिंग में, दैट रिजल्ट्स इन द बेटर शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बाय एडजस्टिंग। अगर कपलिंग को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे दो कॉइल्स के बीच में, तो सिलेक्टिविटी हाई होगी, गेन हाई होगा, और जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है वो भी हमें यहाँ पे मिलेगी। तो सर्किट का ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है, इसको भी आपने वैसे ही एक्सप्लेन करना है, इंट्रोडक्शन, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, एंड देन आफ्टर एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन किस तरह से है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ट्यून सर्किट की, इट इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट एंड इट इज मेड इक्वल टू द सिग्नल फ्रीक्वेंसी बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ C1 की वैल्यू को वेरी करके आप जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और कलेक्टर सर्किट की ट्यून फ्रीक्वेंसी है उन्हें आप इक्वल कर सकते हैं। तो ट्यून सर्किट L1 C1 जो है वो हाई इम्पिडेंस ऑफर कर रहा है टू द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, और लार्ज आउटपुट उसके अक्रॉस जो है वो डेवलप हो रही है। और जब हम आउटपुट साइड की बात कर रहे हैं तो L1 C1 से जो आपकी आउटपुट है वो L1 के थ्रू L2 के साथ कपल हो रही है विद द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो मैग्नेटिक कपलिंग ऑफ L1 और L2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मोस्ट suitable curve is when optimum coefficient of coupling exists between the टू ट्यून सर्किट। तो दोनों ट्यून सर्किट के बीच में जो मैक्सिमम और जो मोस्ट सूटेबल कर्व जब हमें मिलेगी, कब मिलेगी, वो जब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो ऑप्टिमम होगा, वो बेस्ट हमें उन दोनों के बीच में मिलेगा, कपलिंग कोफिशिएंट अच्छा होगा, राइट, जो परफेक्ट होगा उस टाइम के ऊपर। तो द सर्किट इज देन हाईली सिलेक्टिव। तो जो सर्किट है वो हाईली सिलेक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जिस डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को आप चाहते हो उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो रिसीव करेगा, राइट, एंड ऑल्सो प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गेन फॉर द पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही सिलेक्ट नहीं करनी है, उस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई भी करना है, क्योंकि ये जो ट्यून्ड एम्पलीफायर्स हैं वो दो काम कर रहे हैं, एम्पलीफिकेशन का काम भी कर रहे हैं और ट्यूनिंग का काम भी कर रहे हैं। तो हमें दोनों चीजें चाहिए, हमें हाई सिलेक्टिविटी भी चाहिए और हमें हाई गेन भी चाहिए, एंड अलोंग विद दैट वी नीड अ हाई बैंडविड्थ आल्सो, राइट। तो दिस इज द फाइनल आउटपुट। अगर हम बात करें सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट की, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एफ आर जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, उस पर एक शार्प
फ्रीक्वेंसी है, शार्प रिस्पॉन्स है, हाई वोल्टेज गेन यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन जो बैंडविड्थ हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो काफी लो होती है सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट्स में, इन स्पाइट ऑफ के हाई क्वालिटी फैक्टर है। बट यहाँ पे हम जो कपलिंग फैक्टर यूज कर रहे हैं L1 और L2 डबल ट्यून का बेनिफिट जो मेन यूज करने का क्या है कि जो हम कपलिंग फैक्टर उसमें यूज कर रहे हैं, किस फैक्टर से आपकी L1 जो है L2 के साथ कपल हो रहा है, उस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपकी अगर क्रिटिकल कपलिंग, अगर आप उसको फैक्टर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे तो उससे हमारा जो कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन द क्वालिटी फैक्टर एंड द बैंडविड्थ, दैट विल वर्क बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज। So you can see here कि अगर हम कपलिंग फैक्टर 1 यूज कर रहे हैं, मीन्स डायरेक्टली कपल कर रहे हैं अपने L1 और C1 को, तो क्या होगा, या लूज कपलिंग इसको बोलते हैं हम, कि अगर लूज कपलिंग कर रहे हैं हम इसके अंदर, तो क्या होगा कि सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट की तरह ही हमारा रिस्पॉन्स आएगा। अगर हम उसे कपलिंग को थोड़ा सा टाइट करते हैं, थोड़ा सा उसको 1.5 गुना कपल जो है वो कर देते हैं, 1.5 क्रिटिकल कपलिंग का फैक्टर अगर हम लोग रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा देखो क्वालिटी लूज नहीं हो रही है, क्यू फैक्टर जो वोल्टेज गेन है वो भी हाई मिल रहा है, एंड अलोंग विद दैट वी आर गेटिंग अ हायर बैंडविड्थ आल्सो, राइट। और अगर हम उसे थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं के की वैल्यू को, सिर्फ जस्ट वी डबल द वैल्यू ऑफ द के, मतलब जो कपलिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू को अगर हम लोग डबल कर देते हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो क्यू फैक्टर है वो थोड़ा सा डाउन आएगा, बट इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है सिलेक्टिविटी के अंदर, लेकिन हमारी जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा राइज कर रही है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन कि आप उसको कहाँ पे यूज कर रहे हो और उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की है, क्या ज्यादा क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है या ज्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है या दोनों की कंपेंसेशन की रिक्वायरमेंट है, कि दोनों चीजें चाहिए सर्किट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली क्रिटिकल कपलिंग के फैक्टर को थोड़ा सा चेंज करके जो हम है डिजायर्ड आउटपुट्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं इस सर्किट की हेल्प से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट, द डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट, उसके एडवांटेजेस, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और उसके जो बैंडविड्थ का फैक्टर है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू। इफ स्टिल देयर विल बी एनी डाउट्स आई विल बी टेकिंग देम इन द लाइव सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।